नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निकुंज की नज़र में, जहां पर हम बाजार की चाल की और उसकी दशा दिशा के बारे में आपको समझाइश देते हैं और आपको बताते हैं कि शॉर्ट टर्म, नियर टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कोई रणनीति बनानी है तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे मुख्य संपादक निकुंज डालमिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और बाजार की चाल लोगों को बहुत परेशान कर रही है। उतार चढ़ाव तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट की गहरी चपेट में भी आता हुआ अब बाजार दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं आजकल, तो हम देखते हैं गली कूचे में ही बाजार को लेकर एक्सपर्ट्स पैदा हो गए हैं। लेकिन एक जो कॉमन नजरिया सबका समझ में आ रहा है सर, वो ये है कि बाजार इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर बहुत नर्वस है। क्या आप भी ऐसे ही भाप रहे हैं इसको? देखिए, आपने बाजार के एक्सपर्ट्स की बात करी तो उससे ज़्यादा भी इलेक्शन के एक्सपर्ट्स हो चुके हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। हर जगह सबको इलेक्शन को एक व्यू है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब 4 जून को क्या होने वाला है ये 4 जून को ही पता लगेगा। बिल्कुल 4 जून से पहले अंदाजा है, 4 जून से पहले अपेक्षा है, 4 जून से पहले ओपिनियन है, और 4 जून को ही हमें हकीकत पता लगेगी जब इलेक्शन का बॉक्स खुलेगा, जिसे हम बोलते हैं पिटारा खुलेगा। हाँ। तो उससे पहले जाहिर है मार्केट एक प्रकार की वॉलेटाइल जोन में आ चुका है। बिल्कुल। 2 या 3 चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्लोबल सेटअप तो एकदम भी परिवर्तित नहीं हुआ है। नैस्डैक अच्छा। ठीक ठाक होल्ड कर रहा है, क्रूड में कोई बहुत उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है, और जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो एंड ऑफ मार्च में थी, मिड ऑफ अप्रैल में थी, वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। तो क्या हुआ है? बिल्कुल। तो एफआई ने सेलिंग चालू करी है। आपको हाइंडसाइट में ही पता चलेगा कि उन्होंने इतना क्यों बेचा है, मगर फैक्ट है कि वो रोज 4 से 5 हज़ार करोड़ की सेल फिगर आ रही है, बड़ी फिगर है ये। ठीक है। मैं एफएनओ का आंकड़ा अगर डाल दूं तो और बड़ी फिगर लगेगी। बॉटम लाइन ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आर रिड्यूसिंग देयर एक्सपोजर टू इंडिया। क्यों है ये बोलना बहुत मुश्किल है, और मैं बता सकते हैं कर रहे हैं। कितना करा है? डेटा है मार्च का, 10,000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने मई के महीने में करा है, जबकि मई अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जब मार्केट के अंदर इतनी ज़बरदस्त सेलिंग आती है तो मार्केट के अंदर बायर गायब हो जाता है। हाँ। बायर को पता है कि रोज सेलर आ रहा है। बायर जब आता है, हाँ। जिसे हम कहते हैं हिंदी में छाप के माल जब आप लेते हैं, जब आपको पता है सेलर बाहर है। अब आपको पता है कि सेलर रोज आ रहा है, जो कि एफआईज है, तो आपको माल या फिर आपके प्राइसेस नीचे आते हैं। और क्योंकि इस समय ट्रिगर नहीं है, इलेक्शन का रिजल्ट अब 1 महीना भी दूर नहीं है, तो कुल मिलाकर आप देखें मार्केट के अंदर तो नो कमिटमेंट, एफआई सेलिंग, नो एक्साइटमेंट, नो ट्रिगर। एक प्रकार से वैक्यूम जोन में आप आ चुके हैं, जहाँ की सब वेट एंड वॉच मोड में। एफआईएस के बारे में थोड़ी सी मुझे बात करनी है। एक तो ये बिकवाली करके कहाँ जा रहे हैं? क्या चाइना के बाजारों में जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर अब वैल्यूएशन उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हम तो प्रीमियम जोन में थे थोड़े से, लेकिन अब क्या पैसा सारा वहां जा रहा है? देखिए, एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, हाँ। और एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर छोटे ट्रेंड्स। तो हमने पिछले 5-6 सालों में कई बार देखा है कि एफआईज बेचते हैं, चाइना जाते हैं, चाइना में फिर पैसा डुबाते हैं, फिर इंडिया वापस आते हैं। हमने 2022 में एक पैच देखा था, 2023 में भी शायद शो में बात कर चुके हैं। कहाँ पर हम डिसअपॉइंट हुए? हम डिसअपॉइंट इसलिए हुए कि एफआई 2024 के अंदर जबरदस्त इन्फ्लोज के साथ नहीं आए हैं। हाँ। ये चाइना क्यों जा रहे हैं? हो सकता है रिस्क एलोकेशन हो। ये चाइना इसलिए जा रहे हैं बिकॉज चाइना सस्ता है। हो सकता है इंडिया में इलेक्शन एक इवेंट रिस्क है, वो इवेंट रिस्क के बाद आना चाहते हो। हो सकता है कि जब क्लैरिटी सामने वाले को इलेक्शंस के बाद मिले, जब वापस आना चाहते हैं। तो क्यों जा रहे हैं बोलना मुश्किल है, मगर जा रहे हैं हमें डेटा से पता लगता है। मगर मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक लाइक टू लाइक कंपैरिजन करूं, लाइक टू लाइक कंपैरिजन होता है पोटेंशियल। देखिए, कोई भी मार्केट सस्ता हो सकता है, मगर जब उसमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है और कैपिटल सेफ्टी नहीं है और पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, तो आप वहाँ पर क्यों जाएंगे? भाई, जब आपको पता है कि इकोनॉमी का जो रुख है वो धीमा हो चुका है, और इकोनॉमी को लेकर के जो व्यू था 10-15 साल पहले चाइना का, वो बदल चुका है, तो जस्ट बिकॉज समथिंग हैज कम डाउन, दैट डज नॉट मीन इट विल बिकम अट्रैक्टिव, राइट? बिकॉज फंडामेंटल टर्न वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फंडामेंटल टर्न है। और मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस आएंगे। और जो वैल्यूएशंस की बात होती है, देखिए कविता जी, अगर मुंबई टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो अगर हम मुंबई में नैरिमन पॉइंट की सी फेसिंग फ्लैट की कीमतों की बात करें और एक सबर्ब के फ्लैट की बात करें, तो सबर्ब का फ्लैट हमेशा डिस्काउंट पर रहेगा। चाइना मेरे हिसाब से भी सबर्ब कैटेगरी में आ चुका है, और जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स है वो बॉम्बे के नैरिमन पॉइंट की सी फेसिंग फ्लैट है, जो कि प्रीमियम पर ट्रेड करेंगे। तो चॉइस आपकी है। हाँ, चॉइस आपकी, आपको कहाँ जाना है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्योंकि नियर टर्म में इतना वो बिकवाली कर रहे हैं, तो मार्केट में पैनिक हो रहा है। मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि डीआईज खड़े हैं, हाँ, वो आपको मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
दूसरा, जब एफआई का इतना बड़ा सेल फिगर आता है और जब इलेक्शन का आउटकम है तो एचएनआई इन्वेस्टर जो है या रिटेल इन्वेस्टर वो बोलता है यार पता नहीं क्या होगा, वो खुसफुस हम जो बोलते हैं चालू हो चुकी है, क्या होगा कैसे होगा। अब मार्केट, जैसे मार्केट में हम कॉन्वर्सेशंस होते थे ना आपके, निफ्टी क्या लगता है, सेक्टर्स क्या लगते हैं, वो कॉन्वर्सेशंस ही खत्म हो चुके हैं। अच्छा, अब सारे कॉन्वर्सेशंस है कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो जब माहौल और नैरेटिव ही चेंज हो चुका फिलहाल ये है माहौल तो आपका है। माइंडसेट कहता है यार अब चलो जी, हाँ, लेट्स टेक सम चिप्स ऑफ द टेबल, वी विल कम आफ्टर द इलेक्शन। तो सब कहते हैं जी इट इज़ बेटर टू कम विद क्लैरिटी रादर देन ट्राइंग टू गेस द मार्केट। बिल्कुल सही। लेकिन क्योंकि आपने रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर जिक्र किया है और जो एम्फी के भी डेटा आते रहते हैं, हर महीने आते हैं, उसमें भी कुछ नैरेटिव्स हैं जो हम शायद सोच रहे थे कि बदलता हुआ दिखाई देगा मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से सबसे ज़्यादा, वो कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। खासतौर से अगर हम आंकड़े देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो दम दिखाया है सर, इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी 20,000 करोड़ के पार अब ये आंकड़ा एसआईपी का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में हमने मार्च के महीने में आउटफ्लोज देखे थे, लेकिन अब वो अप्रैल के महीने में रिज्यूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लार्ज कैप की कहानी एटलीस्ट इन डेटा के हिसाब से पिकअप करती हुई अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये किस तरह का नैरेटिव है और किस तरह के मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स का एक तबका है जो हम आता हुआ देख रहे हैं? देखिए कविता जी, 15-20 साल पहले कोई अगर ईएमआई की बात करता है तो ईएमआई समझानी पड़ती थी आपको। हाँ। जी एक डेट पर आपका चेक बैंक हिट करेगा और आपके बैंक से पैसा निकल जाएगा, तो आपको ईएमआई का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता था। मुझे याद है जब मैंने पहली कार खरीदी थी तो एक्सेल शीट पर मुझे बैंक के मैनेजर ने उस समय बताया था जी आपकी ईएमआई है, उस ईएमआई को हर महीने जो भी आप डेट देते हैं 1 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख आपके बैंक अकाउंट में आपको आ जाएगा। उसी प्रकार से एसआईपी में जो आ रहा है इस समय, जो फ्लोज देख रहे हैं, मेरे हिसाब से वह कोई 5% के लिए या 5 दिन के लिए, 5 महीने के लिए नहीं आ रहे हैं। एसआईपी बाय डेफिनेशन इज समथिंग वेर यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म बेट। बिल्कुल, हाँ। तो जो एसआईपी का पैसा है, या तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिर जाए तो देखिए एसआईपी इन्वेस्टर को पैनिक होता है। हाँ, सही कह रहे हैं अगर आप 15-20% मार्केट गिर जाता है तो आप देखते हैं भाई मेरे जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो और ये तरह के जो निवेशक है उन्होंने गिरावट देखी भी नहीं है सर। नहीं है। हाँ। पर वो गिरावट आज नहीं आई है। हाँ, वो नहीं आएगी तो हम डेटा देख कर ये बात करेंगे। हाँ। मगर जो ब्रॉडर पॉइंट कविता जी मैं बोल रहा हूँ कि ब्रॉडर पॉइंट ये कि जो एसआईपी निवेशक आ रहा है वो आज और कल के लिए नहीं आ रहा है। हाँ। नंबर 1, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड, स्मॉल कैप के अंदर ये मई में मार्च में गिरावट थी, आउटफ्लोज हुए, टैक्स के भी कमिटमेंट्स थे। अप्रैल और मई में हमने देखा उछाल आया था, तो उसके बाद वापस पैसा आया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि भाई देखिए इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म प्रोसेस है इरिवर्सिबल है। कुछ जगहों पे आप रिफॉर्म प्रोसेस को अब रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सरकार इम्पोर्टेंट है, सरकार क्रूशल है, सरकार की नीतियाँ इम्पोर्टेंट है, मगर ऐसा नहीं है कि 2003 और 2008 का जो बुल मार्केट था वह बीजेपी के हार के बाद फिर हमने देखा था कि एक कांग्रेस की सरकार आई थी जिसको लेफ्ट ने सपोर्ट करा था, उस समय मार्केट ऊपर गया था। तो मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर अगर वर्डिक्ट अच्छा नहीं आता है तो वह पैनिक स्टेट में आ सकता है। 10, 15, 20% तक का मिड एंड स्मॉल कैप में स्विंग्स आ सकता है। 10 से 15% में लार्ज कैप स्टॉक्स में स्विंग आ सकता है। मगर राइट ऑफ करना मेरे हिसाब से एकदम गलत होगा। और शायद ये वही इन्वेस्टर्स है जो कह रहे हैं जी हम 2024 के लिए नहीं आ रहे हैं, 2030 के लिए आ रहे हैं। तो उस मनसा से अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको टेबल ठोक करके बोल सकता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में 3 से 5 साल में यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न है। बशर्ते आपका नजरिया उतना लंबा हो। लेकिन जो नियर टर्म आउटलुक लेकर बैठे हुए हैं वो अपने लिए इलेक्शन प्रूफ या इलेक्शन नतीजा प्रूफ पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? क्योंकि अब जो चिंता में है या इस उतार चढ़ाव को झेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस जिनमें नहीं है, वो क्या करें? नतीजों तक चुप बैठे रहें, कुछ नहीं करें अपने पोर्टफोलियो में, या इस गिरावट में कोई अच्छी कंपनियां ढूंढ लें? देखिए मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए। बिल्कुल। अगले 30-35 दिन भी नहीं, अब तो जून 4 की हम बात कर रहे हैं, तो अगले 2 हफ्ते के अंदर इलेक्शन के अंदर बड़ा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। हो सकता है गिरावट ज़्यादा नहीं हो मगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, और वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा रहती है तो मार्केट के अंदर पैसा बनाना मुश्किल होता है। अगर आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर आपको रिस्क मैनेज थोड़ा करना है, तो मेरे हिसाब से अगले 10-15 दिन के अंदर या तो कोई आपको बहुत अट्रैक्टिव डिक्लाइन मिले जो भी नहीं मिल रहा है हमें किसी भी सेक्टर के अंदर, तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कम करेंगे तो बेटर है। Okay. दूसरा, अब मार्केट के लिहाज से अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एफएमसीजी, आईटी और लार्ज के प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे क्योंकि डिफेंसिव मूड में मार्केट आ जाएगा। तीसरा, मुझे ये लगता है कि मार्केट के अंदर पीएसयूज के, देखिए मार्केट के अंदर इस समय नर्वसनेस है। लास्ट फ्राइडे मार्केट छोटी सी अफवाह के ऊपर 500-600 पॉइंट गिर गया।
इस हफ्ते आरबीआई ने आरईसी पीएफसी को लेकर के एक प्रकार का कोई डायरेक्टिव नहीं दिया था, एक ड्राफ्ट पेपर दिया था कि हम करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है। वो सोमवार को हमने देखा कि बड़ा सेल ऑफ आ गया पीएसयूज के अंदर। अब देखिए एलएनटी के नंबर इतने खराब नहीं थे, मार्केट रिएक्शन 6% नीचे। डॉक्टर रेड्डी के नंबर ठीक ठाक थे, 5% शेयर नीचे। पॉलिसी बाजार के नंबर जोरदार थे, मार्केट में रिएक्शन नहीं हुआ। टाटा पावर के नतीजे अच्छे थे, स्टॉक मार्केट में नीचे गया। तो मार्केट में नर्वसनेस के साइन है। ये नर्वसनेस किसी भी कारण से आ सकती है, एफआई सेलिंग की वजह से आ सकती है। एफआई इसलिए बेच रहा है बिकॉज चाइना पैसा जा रहा है, या फिर वो इलेक्शन से पहले नर्वस हो रहे हैं, कैश रेज कर रहे हैं, बहुत बोलना मुश्किल है। बॉटम लाइन ये है कि इस समय मार्केट में एक होता है डायरेक्शन, एक होता है मोमेंटम। मोमेंटम और डायरेक्शन जब एक साथ आते हैं तो मार्केट हमेशा लंबी छलांग लगाता है। इस समय मार्केट में डायरेक्शन धीमा है और मोमेंटम नीचे की तरफ है, मोमेंटम तेजी का खत्म हो गया। तो उस मार्केट में अगर आप लंबा दाव लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको इतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ना मिले। चलिए, तो क्लियरली यहाँ पर बाजार में जो उतार चढ़ाव है उससे आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, और जिस तरह से रणनीति को लेकर बातचीत हो रही है, लंबा रहेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। लेकिन अब थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत भी कर लेते हैं, जहां पर मेरे ख्याल से ऑटो क्षेत्र ने जो रफ्तार पकड़ी है, इसके पीछे क्या एनालिसिस है? बाकी तमाम क्षेत्र तो हाल ही से कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि गिरावट की चपेट में है। रियलिटी हमने देखा कि बहुत जोरदार गिरा भी है, लेकिन ऑटो की जो रफ्तार है, इसके पीछे क्या आपको वजह लगती है? देखिए, एक जो बहुत अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज 2-3 महीनों में आया वह है कि जो रूरल आंकड़े थे उनके अंदर हम देख रहे हैं रूरल फेसिंग कंपनीज में कमबैक हुआ है। बिल्कुल, हाँ। हीरो मोटर कॉर्प के आप नतीजे देखें, ट्रैक्टर को छोड़ करके और एग्री की कुछ कमोडिटीज को छोड़ करके, एग्रीरियन इकोनॉमी को छोड़ करके, बाय एंड लार्ज हम देख रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी इतना चिंता का विषय नहीं है। हीरो मोटर कॉर्प के आंकड़े, बजाज ऑटो के आंकड़े, डाबर की गाइडेंस, मैरिको की फॉरवर्ड गाइडेंस, ब्रिटानिया डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रूरल इकोनॉमी के अंदर जो ठहराव सा था, जो स्ट्रेस था, वो लगता है कम हो रहा है। उम्मीद करते हैं इस साल मानसून अच्छा रहे। 2 साल से मानसून ठीक ठाक रहा है, कई जगहों पे हम देख रहे थे कि पैची था। तो इस साल अगर मानसून अच्छा हो जाता है, समर एक प्रकार की हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त है, मगर भीषण गर्मी मई चालू हो चुका है। इतनी भीषण गर्मी हालांकि कुछ पार्ट्स में ज़्यादा है, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो हम सोच रहे थे नेगेटिव होगी, नहीं हुई है। वी हैव डन रादर वेल। तीसरा, अभी तक जो भी मानसून की अपडेट्स आ रही है, फोरकास्ट आ रही है, बता रही है कि मानसून नॉर्मल रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखिए क्या हुआ है कि आपकी 2 साल से इन्फ्लेशन ऊपर थी। कोविड के बाद रूरल इकोनॉमी रिकवर नहीं करी थी, बिकॉज कोविड में रूरल इंडिया की सेविंग्स खत्म हो गई थी। आप अगर एक रूरल इंडिया में रहते थे तो आपको काम ही नहीं मिला, आप शहर छोड़ के गाँव वापस चले गए, फिर आपकी वो सर्विस 6 महीने तक रिक्वायर्ड नहीं हुई, उसके बाद आपकी सेविंग्स खत्म हो गई और इन्फ्लेशन आ गई, तो आपकी बैलेंस शीट खराब थी। अब इन्फ्लेशन आप झेल चुके हैं, हाँ, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है, वर्क फ्रॉम होम तो जो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वो भी चेंज हो चुका है। तो सेविंग्स वापस आ रही हैं, इनकम बूस्ट वापस आ रहा है। और बिकॉज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएशन देखा है पिछले 3-4 साल में, रोड, रेलवे, उसकी वजह से रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट आया है। तो रूरल इंडिया इतना ख़राब नहीं है। 2 व्हीलर्स ठीक चल रहा है, FMCG ठीक है। जहाँ तक 4 व्हीलर्स की बात है, सरप्राइजिंग फैक्ट हमेशा ऐसा रहा है, हाँ। इतने कंपटीशन के बावजूद ठीक ठाक है। हीरो मोटर कॉर्प ज़बरदस्त कमेंट्री, ज़बरदस्त गाइडेंस, बजाज ऑटो भी ठीक ठाक था। ईवी को लेकर के लग रहा है थोड़ा धीमापन आ रहा है, हाँ। पर वहाँ पे थोड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो अब ऐसे में जो एक क्षेत्र जो आपको चिंता में डालता है वो कौन सा हो सकता है? उसके कमबैक को लेकर कोई चिंता अगर हो तो? देखिए, मार्केट स्टैंड पॉइंट से अगर आप बात करें तो मार्केट में सबसे लोकप्रिय सेक्टर भी PSU है। PSU एक प्रकार का बाइनरी सेक्टर है, वो सरकार की रणनीति पर और सरकार की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। अगर सरकार आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस का योगदान बढ़ाना चाहती है तो ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर के पौ 12-25 हो जाएंगे। अगर सरकार बोलती है जी भाई हमको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से मूव नहीं करनी है, हिंदुस्तान में मूव नहीं करनी है, तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। अगर सरकार बोलती है जी भाई हमको बैंक्स की जो लेंडिंग है उसको टाइट करना है तो समस्या हो जाएगी। सरकार बोलती है रेलवे केपेक्स नहीं करना है, रेलवे स्टॉक धराशायी हो जाएंगे, सारे PSUs हैं। तो PSU एक ऐसा सेक्टर है जो कि सरकार की रणनीतियों पर डिपेंड करता है। 2020 तक हम कहते हैं ना PSU, देखिए मोदी सरकार 2014 में आई थी, 2014 से 2020 में PSUs में कुछ नहीं हुआ क्योंकि सरकार इंटरेस्टेड नहीं थी। जब सरकार ने इंटरेस्ट दिखाया, हाँ, तो PSUs का बोलबाला हुआ। बिल्कुल। तो PSU को लेकर के थोड़ा सावधान रहें, बिकॉज इलेक्शन साइकिल है, हाँ। वहाँ पे एक बाइनरी रिस्क जरूर है।
चलिए, तो सेक्टर्स पर आपने अपना रुख रखा, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन का अक्सर हम जिक्र करते हैं, मुझे अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं, फेड की बात करें, आरबीआई की बात करें, और इनकी जो कमेंट्री आ रही है उसको विदेशी अर्थव्यवस्था के अनुसार और भारत की अर्थव्यवस्था के अनुसार अगर हम देखें तो कौन ज़्यादा स्थिर आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि नज़रें सभी की अब रेट कट पर हैं। देखिए, जो यूएस के आंकड़े आए हैं, अब ये भी एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है सितंबर में हम फाइनली होता हुआ देख लें, लेकिन इससे पहले भी आप ही ने शुरुआत में कहा कि कितनी बार बयान बदले हैं, डेटा पर निर्भर है बहुत कुछ। लेकिन अब वाकई क्या होगा रेट कट सितंबर में, या हमें और डेटा का इंतजार करना पड़ेगा और ये रुख भी बदल सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि यूएस फेड इस समय T20 मोड पर है। अच्छा। एक सेंट्रल बैंक हमेशा टेस्ट मैच मोड पे रहता है। हाँ। इस समय यूएस फेड की मैं बात कर सकता हूँ, वो हाँ। T20 मोड में। जी। T20 के अंदर आप ओवर और आप माहौल देख करके शॉट डिसाइड करते हो। हाँ। टेस्ट के अंदर आप एक शॉट खेलते हो, हाँ। बिकॉज दैट्स द वे यू प्ले टेस्ट क्रिकेट। इट इज अबाउट क्लास, हाँ। इट इज अबाउट स्टाइल। T20 इज अबाउट स्पीड। तो मुझे लग रहा है फेड पता नहीं या तो किस बात से प्रेरित है, मगर T20 फॉर्मेट में। और अब देखिए उनकी कमेंट्री बदल कितनी रही है। भैया, आपके पास जो एक्सेस ऑफ डेटा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखना सबसे पहले। सेकंड, इन्फ्लेशन कम रखना। तीसरा, ग्रोथ को बनाए रखना। अब उसमें सेंट्रल बैंक में फेड ने जब इन्फ्लेशन आ रही थी 21 में डिनाइल मोड में रहे, ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है। फिर बोला इन्फ्लेशन लाइक नेवर बिफोर, द बिगेस्ट पब्लिक एनिमी इज इन्फ्लेशन। फिर इन्फ्लेशन कम होने लगी तो उन्होंने बोला जी अब तो ब्याज दर हम काटेंगे। तो जनवरी में आपने पूरी मार्केट की रीपोजिशनिंग चेंज कर दी। जब रीपोजिशनिंग आपने चेंज कर दी, उसके बाद आप आके बोलते हैं इन्फ्लेशन की स्टिकीनेस वापस आ चुकी है। फिर आप आकर के लास्ट मीटिंग में बोलते हैं जी इन्फ्लेशन हम तो बोल नहीं सकते हैं रेट बढ़ेगा या कटेगा, मगर हम वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स रेट कट रादर देन रेट हाइक। तो 4 महीने के अंदर 4 रेट कट की हम बात कर रहे थे, वहाँ हम रेट हाइक की बात करने लगे और हम बात करें दोबारा रेट कट की, और सब 4 महीने में हुआ है। हाँ। और 4 महीने में कहीं दुनिया में ऐसा कोई बहुत गड़बड़ नहीं हुई है, ऐसा बहुत स्पाइक कमोडिटी में नहीं देखने को हमें मिला जिससे फेड अपना रुख बदले। एक ज़माना होता था जब फेड जो बोलता था वो एक प्रकार से सत्य वचन माना जाता था। उससे मार्केट के अंदर स्विंग आता था, फ्लोज आते थे, जाते थे। मुझे लग रहा है कि यूएस फेड से जो इम्पोर्टेंस होता था, उसकी जो अहमियत होती थी, उसका जो इम्पैक्ट होता था, वह कम हो रहा है। फेड ने अपना रुख बदला, मार्केट ने बोला ठीक है। फेड ने रुख चेंज करा, माँ ठीक है। फेड ने बोला हम बदल रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर फेड को लेकर के रिएक्शन नहीं आ रहा है। आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई कंसिस्टेंट रहा है, भले ही वो इन्फ्लेशन को लेकर हो, भले वो एनबीएफसीज को लेकर के हो, भले वो रिस्क मैनेजमेंट को लेकर हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमेशा एक प्रकार का रुख अपनाया है। शक्तिकांता दास साहब ने बोला जी एक समय था जहां हमें आकर के T20 फॉर्मेट में इन्फ्लेशन को फाइट करना पड़ा, बिल्कुल, बिकॉज उस समय नीड ऑफ द आवर थी। हमने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी हाइक करी। फिर इन्फ्लेशन जब नीचे जाने लगी तो हमने बोला जी अब पीछे आ जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़रूरी है, हम पिच छोड़ के नहीं जा रहे हैं, मगर हम पिच पे टिके रहेंगे, हम एक लूज बॉल का वेट करेंगे। T20 में तो बल्ला घुमाते हैं, क्योंकि आपको बल्ला घुमाना पड़ता है। फेड वही कर रहा है, वो बॉल देख करके बल्ला घुमा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेस्ट मैच में धीरे से लूज बॉल पर बॉल को देख करके इन स्विंग है आउट स्विंग है वह डिसीजन ले, ज़्यादा स्थिर है। और इसकी वजह से जो हम भारत की जो प्रीमियम की बात करते हैं इन्हीं चीज़ों से आता है। देखिए प्रीमियम के जो फैक्टर्स होते हैं ना कविता जी, ये एक डिराइव्ड वैल्यू है। पी इज परसेप्शन। आप परसेप्शन क्यों ज़्यादा देते हैं? सेफ्टी, स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीडर, स्टेबिलिटी ऑफ द रिजीम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो हमारे सामने कहते हैं ना कि द प्रूफ ऑफ व्हाई इंडिया इज ट्रेडिंग एट एन एलिवेटेड लेवल एंड व्हाई चाइना इज एट अ डिस्काउंट इज बिकॉज ऑफ इवन पॉलिसी मेकिंग। सेंट्रल चाइना की पॉलिसी मेकिंग कितनी खराब है। हाँ, बिल्कुल, पारदर्शिता भी नहीं है। पॉलिसी मेकिंग हम कभी और बात करेंगे, पर द पॉलिसी मेकिंग इन लास्ट 5-6 years इन चाइना हैज बीन डिजास्टर। हिंदुस्तान के अंदर उल्टा एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई ने जिस तरह से पूरे बैंकों और एनबीएफसीज पर सख्त कदम भी उठाते हुए हमने देखे हैं कुछ जगहों पर, कहीं ना कहीं उनकी सोच कितनी सटीक है, कितनी सही है और कितने हितों में है स्टेक होल्डर्स की, ये भी एक बात को दर्शाता है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हम अगर बड़े वो देखें कि जहाँ इन्होंने बड़े दंड दिए हैं, या इन्होंने जहाँ बड़े सख्ती दिखाई है,
तो वह भले वो पेटीएम हो या आईएफएल हो या फिर गोल्ड लैंडिंग कंपनीज हो, जहाँ पर भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करा गया है। हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको इमेजिन करिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी का रूल है लाल पे रुकिए, येलो पे रेडी हुए, ग्रीन पे चलिए, ये रूल है। अब आप लाल पे थोड़ी गाड़ी चला सकते हैं, ये रूल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव, एक रूल बना रखा है, जिन भी कंपनियों ने इन रूल्स को फॉलो नहीं करा है, अब आप ग्रीन पे रुक भी नहीं सकते, हाँ, सही बात आपको ग्रीन पे चलना पड़ेगा। तो अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करे गए हैं, भले ही वो रेगुलेटरी रूल्स हों, भले ही वो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हों, भले वो आपके लैंडिंग के नॉर्म्स हों, जहाँ पर भी आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फ्रेमवर्क है उसको फॉलो नहीं करा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले आपको टोका, फिर आपसे पूछा, फिर आपका रिएक्शन या आपके आंसर का वेट करा, और उसके बाद इन्होंने सख्ती अपनाई। भले वो कोटक हो या कुछ साल पहले एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेकर के हो, या फिर पेटीएम को लेकर के हो, या फिर गोल्ड फाइनेंसिंग स्कीम्स को लेकर के। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्विलेंस है बहुत बेटर हो गया, बिल्कुल। उनका सर्विलेंस डिपार्टमेंट बड़ा हो गया, एआई वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये बातें काबिल तारीफ होती हैं जो आपके सिस्टम को स्टेबल करती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं बोला जी भैया हम आपको कह रहे हैं कि आप रेड पर चलो, रेड पर रुकना, येलो पे रेडी होना और ग्रीन पे चलना, सिंपल। बिल्कुल, फ्रेमवर्क के अंदर रहकर आपको कामकाज करना है। अच्छा, जब भी नतीजों का एक मौसम होता है तो हमें एक इकोनॉमी की रिकवरी का या बदलाव का या एक ट्रेंड पता चलता है। अक्सर आपसे जब भी बात हुई तो हमने के शेप इकोनॉमी के बारे में आपने हमें समझाया है। अब ये जो नतीजे आ रहे हैं चौथी तिमाही के, इसमें कोई ट्रेंड जो आप भाप पा रहे हो इकोनॉमी के मद्देनज़र? रूरल की तो हम बात कर ही चुके हैं, जहाँ पर एक कमबैक आता हुआ दिखा है। उसके अलावा एफएमसीजी के आंकड़े अच्छे रहे। हाँ, बिल्कुल। ऑटो के अंदर जो आंकड़े हमने देखे हैं वो दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी का मोमेंटम ठीक ठाक चल रहा है। सरप्राइज जो आई है वह आई है कि इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट था वह अब छटने लगा है। तो आप देखिए सब कंपनीज में धीरे धीरे मार्जिन एक्सपेंशन आने लगा है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, मगर एक डेढ़ साल पहले सबके अंदर टॉप लाइन थी मगर बॉटम लाइन की प्रॉब्लम थी, मार्जिन नीचे जा रहे थे। अब टॉप लाइन ठीक है और मार्जिन एक्सपेंशन आ रहा है। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ अच्छी रही है। आईटी के अंदर मुझे लग रहा है गड़बड़ है। आईटी के अंदर किसी भी बड़ी आईटी कंपनी ने हमें बहुत बढ़िया गाइडेंस नहीं दी है, और मुझे लग रहा है कि यह साल भी सेक्टर डबल डिजिट ग्रोथ मुझे लगता है असंभव सी है, मुश्किल होगा। बड़ी कंपनीज अगर स्ट्रगल कर रही हैं तो छोटी कंपनीज में 2-3 केसेस हो सकते हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई साइकिल हो, पर अदरवाइज आईटी को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको कॉन्ट्रेरियन सोचना चाहिए। तो ये ग्लोबल माहौल है जो इम्पैक्ट कर रहा है आईटी क्षेत्र पर पूरी तरह से? नहीं, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है, रेलेवेंस भी तो चेंज ये हो अडेप्ट गया। क्यों नहीं कर पा रहे हैं फिर? बिकॉज जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आप क्या नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आप इम्पोर्टेंट, आपका रेलेवेंस कितना रहेगा। कई बिजनेसेस होते हैं जो बड़े रेलेवेंट होते हैं मगर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वह शायद ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं छोटा बच्चा था हम लोग एसटीडी पीसीओ के बाहर लाइन लगाते थे, पता नहीं आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो कई बार शाम को जब किसी को फ़ोन करना रहता था, मैं दिल्ली रहता था और जब मैं राजस्थान भी रह चुका हूँ, तो फ़ोन करने के लिए आपको लगभग 5 से 15 मिनट की लाइन लगानी पड़ती थी, वो लाइन लगाते थे। तो बिकॉज मोबाइल फ़ोन केम इन एंड बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी दैट बिजनेस ऑफ एसटीडी पीसीओ हैज़ बिकम ज़ीरो। तो कई बिजनेसेस ऐसे हैं जिनका रेलेवेंस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पेजर का बिजनेस, अब जब आपके पास 2 वे कम्युनिकेशन है तो 1 वे कम्युनिकेशन आप क्यों रखेंगे? उसी प्रकार से आप देखिए नोकिया, ब्लैकबेरी, उन्होंने अपने आप को इनोवेट नहीं करा। नोकिया कितनी बड़ी कंपनी थी, ब्लैकबेरी कितनी कंपनी थी, खत्म हो गई। कोडाक की फिल्म्स, उन्होंने अपने आप को इनोवेट नहीं करा, वो खत्म हो गए। तो कोई भी कंपनी अगर अपने आप को फ्यूचर से रेलेवेंट नहीं रखती है तो वो खत्म हो जाएगी। आईटी में भी वही हो रहा है, कुछ कंपनीज अपने आप को रेलेवेंट नहीं बना पा रही हैं, वो सर्विस ऐसी नहीं दे रही हैं जो कस्टमर चाहता है। कस्टमर को चाहिए सस्ता, अच्छा, और उनको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करे, मगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास वो स्किल नहीं है, आपके पास कोडर्स हैं और आपके क्लाइंट को और कुछ चाहिए, तो आपको कट ऑफ होता है। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन आईटी सेक्टर वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज एक आपके पास डीएनए था। आपका डीएनए क्या था? आप लार्ज स्केल में हायरिंग करते थे, लार्ज प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते थे और लार्ज डेवलपमेंट के केपेबल थे। एआई आपको बोल रहा है कि आपको लार्ज प्रोजेक्ट्स हैंडल करने हैं, आपको लार्ज लेवल पे ऑटोमाइजेशन करना है, मगर आपको लार्ज वर्कफोर्स के साथ नहीं करना है, आपको कम वर्कफोर्स के साथ करना है। तो वो टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड होती है तो आप अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो शायद आपको समस्या होती है। मुझे लगता है इंडियन आईटी सेक्टर उसी फेज से गुजर रहा है। तो ये तो मोमेंट्री होगा, फेज वाइज होगा, या आपको लगता है कि ये थोड़ा लंबा चलने वाला एक फेज है इनका? भाई देखिए, ग्रोथ तो है, और इंडियन आईटी कंपनीज ने Y2K के बाद एंटरप्राइज के बाद डिजिटल के बाद हमने देखा
स्मैक के बाद डिजिटल और अब AI। तो अडेप्टेबिलिटी तो है बट मगर एक अडेप्टेबिलिटी की जो रन रेट है धीमापन वो धीमापन है। 3 से 5% ग्रोथ मेरे हिसाब से मार्केट में एक्साइटिंग ग्रोथ नहीं है, बिकॉज इस मार्केट में ऐसे बहुत क्षेत्र हैं और ऐसी बहुत कंपनियां हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस भी महंगी नहीं है और जहाँ पर ग्रोथ भी डबल डिजिट है, उन पे ज़्यादा फोकस करिए। चलिए इसी के साथ चर्चा को भी समाप्त करते हैं। आखिर में कुछ खास किताब आप पढ़ रहे हैं? नहीं जी, अभी तो शांति से बैठा हूँ, अच्छा आराम से गर्मी के मजे तो नहीं बोलूंगा, हाँ। पर जी हाँ आराम से बैठा हूँ। आराम से बैठे। चलिए अगली बार आपसे जब मुलाकात हो तो बताइएगा कुछ खास पढ़ रहे हैं तो। लेकिन चर्चा को यहीं समेटते हैं। आप भी अगर हमसे अपने कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब पर, क्योंकि आप बहुत देखते हैं हमें, अपने कमेंट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए। आपके सवाल पेश करेंगे निकुल सर के सामने और वो आपको समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।